नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप हैं बिहार जॉब मंच चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा जो नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 था, उस पर रोक लगा दिया गया है और इसी को लेकर के ग्रुप में कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे जो 7वीं चरण बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी भ्रम में हैं, दिग्भ्रमित हैं और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या मैटर है। उसी चीज़ को लेकर के मैं आप सबके बीच आया हूं ताकि इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट पटना के जो ऑर्डर है वो आ चुका है, उसी को हम लोग क्लियर करेंगे। आपसे आग्रह होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी जानते हैं कि जो यह याचिका था वो सुनील कुमार जी के द्वारा बिहार सरकार के विरुद्ध में माननीय हाई कोर्ट पटना में दायर किया गया था। उसी की सुनवाई जो थी माननीय हाई कोर्ट पटना के चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच में हो रही थी और पटना हाई कोर्ट ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 को तत्काल प्रभाव से रोकने का या कुछ परिवर्तन करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आदेश दिया है और इसी को कोर्ट के आदेश के आलोक में जो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार है, इसकी प्रक्रिया या तैयारी में आवश्यक संशोधन का हवाला देते हुए तत्काल स्थगित कर दिया है। यानी नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 को वो रोक दिया है, स्थगित कर दिया है और ये भी कहा है कि जब इसकी ज़रूरत होगी तो बाद में इसकी सूचना दी जाएगी और उसके हिसाब से पुनः तैयारी की जाएगी। फिलहाल यही खबर है कि जो नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 से कोर्ट के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने इसे रोक दिया है। आइए कोर्ट ने बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिहार को क्या कहा है, उसकी पूरी जानकारी हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। माननीय हाईकोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ापन है, न कि राजनीतिक पिछड़ापन। यानी जो चीफ जस्टिस है उनको लग रहा है कि जो आरक्षण ओबीसी और ईबीसी को दे रही है बिहार सरकार नगरपालिका चुनाव में, वो राजनीति से प्रेरित है, न कि आर्थिक पिछड़ापन से प्रेरित है। उसने कई हवाला दिए, कई उदाहरण दिए, जिसमें एससी एसटी को कितना आरक्षण मिलता है, ईबीसी को कितना आरक्षण मिलता है, बीसी को कितना आरक्षण मिलता है और समय समय पर इसे परिवर्तित भी किया गया है। लेकिन जो इसकी उच्च सीमा है वो 50% है, इसको कोई अभी तक पार नहीं कर पाया है और बिहार सरकार जो ये आरक्षण का लाभ दे रही है ओबीसी को, वो कहीं ना कहीं 50% को तोड़ रहा है। इसीलिए जो माननीय हाईकोर्ट पटना है, इसे गलत ठहराते हुए बिहार सरकार को ये दिया है कि आप इस पर विचार करिए और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो संवैधानिक न हो, संविधान के विरुद्ध हो और उसके नियमों को तोड़ता हो। उन्होंने जो माननीय हाई कोर्ट पटना है, कई सुप्रीम कोर्ट के आयोगों की हवाला भी दिया है कि इस के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ सकते, जिसमें कई आयोग शामिल है जो 50% तक आरक्षण को रखने की सिफारिशें की हैं। उसी को देखते हुए कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई और उसे कहा कि चुनाव आयोग इस पर गहन विचार करे और सोचे समझे कि उसे स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना है या बिहार सरकार के अधीन रहकर कार्य करना है। यानी साफ लहजों में माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि चुनाव आयोग जो बिहार है उसे स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करना है, न कि बिहार सरकार के अधीन रह के कार्य करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ही इसे पुनः कराए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए भी कहा कि चुनाव आयोग पुनः इसे कराए जो नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 से, लेकिन ओबीसी की आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए, यानी उसमें बांटते हुए उसमें कर दे और वहाँ पे समान जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको वहाँ पे नॉमिनेशन कराया जाए और चुनाव वहाँ पे लड़ाया जाए।
लेकिन इसको कराए। और इसी को देखते हुए जो चुनाव आयोग है इसे स्थगित कर दिया है। तो इसकी मुख्य बातें यही हैं कि कोर्ट को लगा है कि यह राजनीति से प्रेरित है जो आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उसने बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग को इस पर रोक लगाने का आदेश दे डाला। और चुनाव आयोग जो बिहार है उसे भी कहा कि आप इसे कराइए, लेकिन जो सीट आरक्षित है उसे जनरल में आप कर दीजिए। अब इसका प्रभाव 7वें चरण के बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों पर पड़ना स्वाभाविक है। ये जो आपका प्रभाव है, जो 7वें चरण नोटिफिकेशन है, उस पर पॉजिटिव पड़ता है या नेगेटिव, इसकी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लें। देखिए, पॉजिटिव इस तरह से है कि इस चुनाव के अब होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अक्टूबर में तो ये किसी तरह हो नहीं पाएगा, क्योंकि पुनः जो सीट हैं जो ओबीसी को दिए गए थे आरक्षण रूप में, वो जनरल में जाएंगे। तो भी एक नया शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा, और तब जा कर के आपका एक नया शेड्यूल देना होगा कि कब चुनाव है, कब नॉमिनेशन है, कब वोटिंग होगा, कब रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार सरकार इस पर निर्णय लेगी अगर, तो इसमें भी देरी लगेगा, राय सलाह करेगी आगे क्या निर्णय लेना है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुछ सीटों को छोड़ करके, जैसे ओबीसी को सीटों को छोड़ करके और जो जिस पर आरक्षण दिया गया है, और बाकी पर चुनाव करा लेगा चुनाव आयोग, ऐसा संभव ही नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है कि आप जो वो सीट है उसे जनरल में ले जाइए और तब जा कर के इस पर कराइए। तो स्वाभाविक है वहाँ पे आपका उम्मीदवार बढ़ जाएंगे, वहाँ पे नॉमिनेशन का डेट बढ़ जाएगा और कई प्रक्रियाएं बढ़ जाएंगी, तो देरी होगा। ये तो हमारा रहा कि पॉजिटिव में कि देरी होगा, तो आपका जो समय है, जो 7वें चरण बहाली के अभ्यर्थी हैं उनको मिल गया कि वो बिहार सरकार के पास अपनी बातों को रखें कि अब आप हमारा शेड्यूल दे दीजिए, आपका चुनाव जो है टल गया है और अभी होने की संभावना भी नहीं है, तो आप अब हमारा शेड्यूल दे दीजिए। मेरे विचार से नेगेटिव प्रभाव ये है कि बिहार सरकार फिर वह रोना रोएगी कि जब तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हो जाता है, वहाँ पे अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तो जो 6वां चरण की बहाली है अभी करानी है, वो कैसे हम करा पाएंगे। चाहे पुनः जब 7वें चरण की बहाली जब आएगी तो वहाँ पे सिलेक्शन कौन करेगा, अभ्यर्थियों को नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति पत्र कौन देगा। इस तरह का रोना बिहार सरकार रो सकती है और हमारा नोटिफिकेशन भी देर कर सकती है। बहरहाल देखना होगा कि बिहार सरकार क्या करती है। यह बिहार सरकार और चुनाव आयोग के विचाराधीन है और कितना जल्दी वो कराती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सटीक और सही जानकारी के लिए आपसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।